परचेजेस। क्या है परचेजेस? सो ये जो टर्म है इसको किस लिए यूज किया जाता है? फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। यानी जिस गुड्स में बिजनेस डील करता है उसी के परचेज को, उसी की बाइंग को हम परचेजेस का नाम से बुलाते हैं या परचेजेस का नाम यूज करते हैं। लेट से आप शू की कंपनी है, शू सेलर हो आप, ठीक है, और शू को सेल करते हो। तो जब आप शू को बाय करोगे ना, शू को बाय करोगे, तभी आप क्या यूज करोगे? वर्ड परचेजेस को। ठीक है, मान लो अगर आप लेट से बैट, क्रिकेट बैट को आप बाय करते हो, तो ये आपके लिए परचेजेस नहीं है। आप सीधा लिखोगे परचेज ऑफ बैट। आप इसको डिफाइन करोगे कि आपने कुछ परचेज किया और उसका नाम क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है? बैट। बट अगर आप शू को परचेज करते हो ना, तो आपको परचेज ऑफ शू लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ परचेजेस लिख दिया। और ये जो परचेजेस वर्ड है, दैट डिफाइन दैट यू हैव परचेज समथिंग जिसमें आप डील करते हो। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए हम बात करते हैं कि कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसके लिए परचेजेस क्या होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? अरे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो उस चीज को, मान लो वो शू को बना रही है, तो शू को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ताकि वो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट में और उसके सेल में, और ताकि बाद में उसको सेल कर सके, वो रॉ मटेरियल का परचेज को परचेज के नाम से शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताता हूं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट से वो शू बनाती है, तो शू को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे उसके लिए क्लोथिंग चाहिए, उसके लिए कुछ लेट से वुडन प्रोडक्ट चाहिए, या फिर कोई भी लेट से चमड़े का कोई चीज चाहिए होता है जो जूते में यूज होना है, तो उसके लिए भी वो परचेजेस का नाम यूज कर सकती है, बिकॉज एट द एंड उसको मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होगी। मान लो कोई ट्रेडिंग कंपनी है जो सामान खुद से नहीं बनाती है, बट वो बाय करती है और बाय करके उसको सेल करती है। लेट से ये शू, इसने इस ये कंपनी शू कंपनी से शू को खरीदती है। ठीक है, तो ये जब शू को खरीदेगी, तो और क्या पर्पस होगा उसका? रीसेल का। तब उसको क्या बोलेंगे? परचेज के नाम से बोलेंगे। यहाँ पे रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं तो उसको क्या नाम दे रहे हैं? परचेजेस। यहाँ पे शू फिनिश प्रोडक्ट है, उसको खरीद रहे हैं और फिर उसको बाद में बेचेंगे, तो वो भी जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है शू, उसको परचेजेस के नाम से दिखा सकती है। अब लेट से इसने तो खरीदा क्या शू, और इसको बेचना है, बट अगर ये अपने कंपनी के लिए लेट से चेयर खरीदता है, तो ये उसको परचेजेस में नहीं शो करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। सो द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। यानी कैश में पे करके भी आप परचेज करते हो या क्रेडिट परचेज भी करते हो। ठीक है, और यहीं पे समझने वाली बात है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या? जो गुड्स आपने खरीदी जिसमें आपके बिजनेस डील करती है, उसको आप रिटर्न कर रहे हो, तभी आप परचेज रिटर्न करोगे, परचेज रिटर्न लिखोगे। लेट से आपकी, जैसे शू का एग्जांपल दिया, शू आपने पहले खरीदा, आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, ठीक है, आपने शू खरीदा और उसको बाद में बेचोगे रीसेल के पर्पज से। ठीक है, अब आपने देखा कि उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, अब उसको आप क्या करोगे? रिटर्न करने वाले हो। तो जब रिटर्न करोगे तो रिटर्न क्या कर रहे हो? बाहर कर रहे हो। मतलब परचेज जो आपने किया था उसी को रिटर्न कर रहे हो, तो उसका नाम आप दे दोगे परचेज रिटर्न। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपने चेयर खरीदा और चेयर में कुछ डिफेक्ट है, और आप शू कंपनी, मतलब आप एक शू रिलेटेड कंपनी है जो शू को बाय करते हो, सेल करते हो, बट आपके चेयर में कुछ डिफेक्ट है, तो वो परचेज रिटर्न नहीं कहलाएगा। वो रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर चेयर आप लिखोगे वहां पे। ठीक है, अब परचेज रिटर्न का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों? हमने जो खरीदा उसको बाहर से खरीदा था, तो आउटवर्ड्स अब बाहर वाले को शू को लौटा रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड।
आउटवर्ड्स। ठीक है, अब हम सेल्स समझते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। यानी प्राइस के लिए आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचा, जहां पे ओनर पहले आप थे, बट बाद में जब पैसा पे कर देगा कस्टमर तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल। द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर ओनली only for the sales of those goods which are purchased या manufactured for resale। या आपने परचेज किया तो किसके लिए किया? सेल के लिए, रीसेल के लिए। अगर आपने उसको बनाया तो भी आप सेल करिए के पर्पज से कर रहे हो, तो आप उसको सेल्स का टर्म दे सकते हो। यानी आपका कोई बिजनेस है जो उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, बाय एंड सेल कर रहा है जिसमें आपका बिजनेस रन करता है। यानी दूसरे किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम, उसी में जिसमें आपका बिजनेस बिल लाइक उसमें रन करता है, डील करता है। ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यूज फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। अगर लेट से आपकी डिलीवरी की कंपनी है, ठीक है, आप डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ से डिलीवरी क्या एक सर्विस है, ये डिलीवरी की सर्विस दे रहे हो और यहाँ से अगर आपकी अर्निंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ सेल्स। ठीक है, वो आपका सेल है। बट आप डिलीवरी वाले हो बंदे, अगर आप बाइक खरीदते हो अपने काम के लिए, तो बाइक जो है वो आपके सेल्स में नहीं आएगी, क्योंकि आप बाइक को सेल नहीं करोगे। सेल करने के लिए ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या आपका? डिलीवरी का। तो डिलीवरी के लिए जब सामान आपके पास आएगा और उसको बेचोगे आप, लाइक जाके डिलीवर करोगे, तो आप सर्विसेज पे सर्विस चार्जेस लोगे आप। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सेल्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यूज फ्रॉम सर्विसेज, हमने डिस्कस कर लिया है। द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को जब आप बेचते हो तब उस एसेट्स के सेलिंग के लिए हम सेल्स के वर्ड को यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, जिस प्रोडक्ट में आपका बिजनेस वर्क कर रहा है उसी के परचेज या सेल्स की बात हो रही है। तो अगर उसको परचेज कर रहे हो तो परचेजेस लिखोगे, और उसी को सेल्स कर रहे हो तो सेल्स लिखोगे। द सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। उसको हम अलग अलग नहीं, सेल्स दोनों ही अगर आप करते हो, दोनों, चाहे वो आप कैश में सेल्स करो चाहे आप क्रेडिट पे सेल्स करो, वो आपका सेल्स है। अब सेल्स रिटर्न हुआ, आपने सेल किया था किसी को, किसी कस्टमर को, और कस्टमर को उसमें कुछ डिफेक्ट मिला, वो वापस आपको दे रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स रिटर्न। यानी जो हमने सेल किया था वो रिटर्न हो रहा है हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न। और इसका दूसरा क्या वर्ड हो जाएगा? सेल्स इनवर्ड्स। इनवर्ड क्यों? आपने किसी को दिया था, सेल किया था, वो वापस इन, यानी आपके बिजनेस में वापस आ रहा है, तो इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, आपने किसी को, अब यहाँ पे जो ऊपर हमने किया था सेल्स आउटवर्ड, सॉरी, रिटर्न्स आउटवर्ड, यानी हम रिटर्न कर रहे हैं कहाँ? बाहर। हमने कोई चीज खरीदी थी, अब उसको बाहर रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न्स इनवर्ड का क्या मतलब है? हमने कुछ बेचा था, अब वापस आ रहा है। अब समझो यहीं से कि हमने कुछ बेचा था, वापस आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। हमने कुछ खरीदा था, उसको बाहर, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी रिटर्न कर रहे हैं किसको? किसी बाहरी पर्सन को, तो रिटर्न आउटवर्ड। गॉट इट? चलो, अब समझते हैं हम कि स्टॉक क्या होता है या स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, देखो, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रिसेलिंग। किसकी? हमने शू की बात करी, ठीक है, हमने शू की बात करी, आपने शू का 500 का स्टॉक मंगा लिया, ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट के वैल्यू, मतलब जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है रीसेलिंग के पर्पज से, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। जैसे 500 शू खरीदे और लेट से 1000 रुपए की एक शू है, तो आपका क्या हो जाएगा? 500,000, यानी 5 लाख आपके स्टॉक की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड समझते हो ना? 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक आपका क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है, या आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं हम,
या अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों में से। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। तो जब आपका 31 मार्च आया, लेट से आपने दो 500 यूनिट खरीदा था शुरू में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर लेट से आपके पास 50 यूनिट रह गए। तो जो ये 50 यूनिट बचे हैं ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। अब स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप्स, है ना, टाइप्स को समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो वैल्यू जो अनसोल्ड है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 मार्च को हमारे बिगिनिंग रहता, सॉरी 1 अप्रैल को अपना बिगिनिंग रहता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का। तो उस समय जो स्टॉक है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं। मीन्स द वैल्यू गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द पीरियड जो स्टॉक बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, मान लो 500 मैंने यहाँ पे स्टॉक, हमने 500 यूनिट खरीदी थी शू के स्टॉक की, और लास्ट में 50 यूनिट बचा। तो एट द एंड ऑफ लेट्स से 31 मार्च 2023 हमारे पास 50 यूनिट बचे थे शू के। तो जो 1 अप्रैल आएगा, जो नया हमारा सेशन चालू होगा ओपनिंग स्टॉक, नए साल, तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी 50 ही होगा ना। सिंपल सी चीज है। 1 अप्रैल 2024 को क्या स्टॉक रहेगा, जो पिछले साल का लास्ट में जो स्टॉक बचा था वही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है वो। पर ओपनिंग स्टॉक जितना उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? शुरू में आपके, मान लो आपने एक साल आपने वर्क किया, 500 यूनिट लेके आए, जिसमें से 50 यूनिट बची है, तो यानी 2023 के एंड में आपके पास 50 यूनिट बची है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024, 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग स्टॉक 50 ही रहेगी। बट अब ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि 21 या सॉरी 1 अप्रैल को 50 यूनिट बचे थे, तो आपके 31 मार्च 2025 यानी उस साल के एंड में भी आपका क्लोजिंग स्टॉक सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 50 यूनिट बचे हैं, अब नेक्स्ट ईयर बेचने के लिए और माल लाना पड़ेगा ना भाई। लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा। मान लो इस बार आपने 1000 यूनिट खरीद ली, और उसमें से लेट से अब 1000 यूनिट खरीद लिया, तो टोटल कितने हो गए, 1050। और इसमें से आपने लेट से 700 बेच दिया, तो अब कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर दो, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्वेंट्री समझते हैं कि स्टॉक हमने समझ लिया। अब इन्वेंट्री समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या है, होती है, और ये स्टॉक से अलग कैसे है। देखो, इन्वेंट्री इंक्लूड्स द प्रोडक्ट यू सेल। इन्वेंट्री इंक्लूड्स द प्रोडक्ट यू सेल, जो हम बेचते हैं वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी हमें पता है, स्टॉक। जिस गुड्स में आप डील करते हो उसका जो वैल्यू है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है, ये उसको तो इंक्लूड करती ही है, साथ में भी, साथ के साथ एज वेल एज द मटेरियल्स एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड टू मेक देम। यानी ये सिर्फ स्टॉक ही नहीं। अब मान लो इसका एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये क्या बोला आपने, ये समझ में नहीं आया। देखो, मान लो आप एक ऐसी कंपनी हो जो शू में ट्रेड तो करती है, ट्रेड तो करती ही करती है, मतलब ट्रेडिंग करते ही हो, आप उसको बेचते ही हो, पर आप किसी से खरीदते नहीं हो, आप मैन्युफैक्चर भी खुद ही करते हो। ठीक है, आप मैन्युफैक्चर भी खुद ही करते हो शू को, और इसके साथ साथ आप खुद भी बेचते हो और दूसरे लोगों को भी, जो भी बेचने वाले हो उनको भी सेल करते हो। तो अब यहाँ पे समझो एक चीज, अब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो और ट्रेडिंग कंपनी भी हो। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक चीज हमने सीखा था, अच्छा वो पहले वीडियो में था, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझते हैं, वापस से मैं समझा देता हूँ। अरे देखो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, साथ साथ ट्रेडिंग कंपनी भी हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रॉ मटेरियल तो मंगाओगे ही।
रॉ मटेरियल, जैसे शूलेस, है ना, और शूलेस के साथ हमें क्या चाहिए, लेट्स से क्लोथ चाहिए, कोई और जो भी चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, तो इसका भी तो आप मेंटेन करोगे ना स्टॉक। तो इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो है कि जिस प्रोडक्ट का आप सेल कर रहे हो उसका वैल्यू, और साथ ही में उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी भी वैल्यू इंक्लूड करते हो। तो ये इन्वेंट्री इस तरीके से अलग है स्टॉक से। स्टॉक क्या है, स्टॉक उस चीज की वैल्यू है जिसको आप बाय और सेल करते हो। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो चीज है जो स्टॉक को तो मेंटेन करते ही है, साथ में स्टॉक को तो इंक्लूड करता ही है, साथ में उस चीज के भी स्टॉक को मेंटेन करता है जिसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जैसे देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप्स। इन्वेंट्री कितनी होती है, 4 टाइप्स की होती है, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। अब कैसे थोड़ा समझते हैं, देखो, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल है, जो इस चीज को बनाने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक इन्वेंट्री होती है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, है ना, बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। आपने भाई क्लोथ मंगाए शू बनाने के लिए 500 यूनिट, और एट द एंड ऑफ द ईयर 50 यूनिट अभी भी बचा है। तो ये जो बचा है वो क्या है, आपका इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल का। एग्जाम्पल हम समझते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल्स। क्लोथ मिल्स क्या बनाती है, क्लोथ बनाती है किसका यूज करके, कॉटन बना के, कॉटन का यूज करके। तो कॉटन क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल है, और कॉटन का जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री बोलते हो, उसकी जो वैल्यू है कॉटन की, ठीक है। अब इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर, देखो, आपने दो चीज, अब मान लो आप क्लोथ बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें बटन्स लगेंगे आपके क्लोथ में, है ना। अब बटन्स लगेंगे, उसके बाद प्रोसेस से चलते हैं, समझते हैं। पहले कपड़े का फ्रेम बनता है ना, जो भी फ्रेम बनाना होता है, जो डिजाइन होता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसकी सीविंग होती है, सीविंग होने के बाद उसकी उस पे बटन लगते हैं, बटन लगने के बाद उस पे क्या होता है, आयरन होता है, एंड देन उसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर रॉ मटेरियल अनयूज्ड है, मान लो आपने बटन मंगाया, उसको आपने यूज ही नहीं करा, उसमें कुछ यूनिट यूज करे और कुछ अभी बाकी है, तो उसके इन्वेंट्री को आप क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अब आपने क्लोथ यूज किया, क्लोथ की कटिंग होके सीविंग हो गई है, बट अभी फिनिश नहीं हुआ है, मतलब अभी शर्ट बना नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो भाई मान लो आपने 1000 आपको शर्ट मिले थे बनाने के लिए, जिसमें से 500 फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, बट अभी 500 अभी प्रोग्रेस में है, वो जो कि या तो सीविंग उसका रह रहा है, या बटन होना बाकी है, या आयरन होना है, तो इनमें से कुछ ना कुछ रह रहा है, या कटिंग नहीं हुई है, जो भी है। तो 500, अब इसकी इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो इसकी जो हम वैल्यूएशन करते हैं, फॉर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो भी यूज हुई है उसमें, ठीक है, उसमें लेबर कितनी लगी है, उसमें पावर का कितनी खपत हुई है, फ्यूल कितना लगा है, एंड अदर एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करके हम उसकी वैल्यूएशन को करते हैं। तो यू विल लर्न अबाउट इट, डोंट वरी। इन केस ऑफ क्लोथ मिल, द वैल्यू ऑफ थ्रेड, थ्रेड की जो वैल्यू होती है, एंड अनफिनिश्ड क्लोथ विल बी द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड लास्ट है क्या, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इन्वेंट्री ऑफ गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड, यानी जो प्रोसेस्ड हो चुका है, बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की एंड तक अभी तक वो बिका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसकी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और उसकी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। डी क्या है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
है ना, जो हमने स्टॉक पढ़ा ना, वो उसका स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ दोज गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, परचेज फॉर रीसेलिंग, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। अभी हमने डिस्कस किया था ना ये ऊपर, व्हाट इज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, वो वाला। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। तो वो हमारा एक स्टॉक है, एंड देन ये इन्वेंट्री है। बेसिकली लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टॉक क्या है एंड इन्वेंट्री क्या है। तो आई होप कि इसमें आपको क्लियरेंस मिल गई हो, क्लैरिटी आ गई हो। ठीक है, अब इसका जो एंड एक पॉइंट है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो वैल्यू कैसे निकल के आती है उसकी। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द गोडाउन टुगेदर। एक गोडाउन के अंदर जितने आइटम्स होते हैं उन सबको जब हम कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं और उसको सम करते हैं उसके क्वांटिटीज को, तब हमारा क्या निकल जाता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड ऑल्सो द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। रॉ मटेरियल की एक सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट की एक अलग लिस्ट होनी चाहिए, और स्टॉक एंड ट्रेड यानी जो स्टॉक हमने पढ़ा उसकी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए। अब फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती है किसमें, इन्वेंट्री में। देखो, गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। आपने मान लो 50 यूनिट शू के बेच दिए हैं, पर वो डिलीवर नहीं हुई है, आपके शॉप में पड़ी हुई है। अगर आपके शॉप में पड़ी हुई है ऐसी गुड जो सेल हो चुकी है बट डिलीवर नहीं हुई है, तो वो आपके इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होगा। इन्वेंट्री का सीधा सीधा हमने क्या पढ़ा, द प्रोडक्ट दैट इज अनसोल्ड, लाइंग अनसोल्ड, सिंपल सी चीज है। इन्वेंट्री में क्या आएगा, लाइंग अनसोल्ड। तो ये तो बिक गई है, तो ये कैसे आएगा, ये इसको कैसे इंक्लूड करोगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। देन गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आपने गुड्स को परचेज भी कर लिया और उसकी रिसीवेंस भी हो गई, यानी आपने रिसीव भी कर लिया, उसको रिसीव कर लिया है, बट आपने बुक में नहीं शो किया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी बुक में शो नहीं हुई है, तो आप उसको इन्वेंट्री नहीं बोलोगे, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है। अब देखो, फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये गुड्स तो होने ही चाहिए ऐड। कौन से, गुड्स सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जब आपने अमेजोन सुना होगा, राइट, ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई, अमेजोन से आपने कई सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे जो आपके सेल और रिटर्न बेसिस पे आता है ना, और आपके पास 7 डेज या जो इतना भी टाइम होता है उसके दिन के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये 7 डेज खत्म नहीं हो जाते तब तक अमेजोन उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सोल्ड में नहीं डालेगा। लाइक उसको इन्वेंट्री उसको सॉरी उसको इन्वेंट्री में ही रखेगा जब तक वो फाइनली ये 7 डे बीत नहीं जाते। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कि जो इंक्लूड होनी चाहिए इन्वेंट्री में। यानी आपने बेच तो दिया है, डिलीवर भी कर दिया है, पर जब तक ये 7 डे जो उसका रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस का जो आपका अपना अग्रीमेंट है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको इन्वेंट्री में ही शो करना है। वो आप उसको सेल्स में नहीं शो कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे, गुड सेंड टू द एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनसोल्ड। देखो, आप लेट से नाइकी हो, ठीक है, और आपका एक एजेंट है श्याम, जो आपके प्रोडक्ट को बेचता है। अब श्याम का एक शोरूम है जिसमें आपने 1 लाख का प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके एजेंट के पास बची हुई है वो प्रोडक्ट, पर उसने बेचा नहीं है अब तक। ये इस चीज को आप इन्वेंट्री में जरूर दिखाओगे। तो वो बिका नहीं है, एजेंट के पास है अभी, एजेंट जब बेचेगा तब आपकी सेल होगी। सो इट शुड ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। बहुत बढ़िया, ये वाला जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या, इट शुड ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस।
इन दोनों में से जो भी लेस होगा, रियलाइजेबल वैल्यू क्या, यानी सेल होके जो पैसे मिलते हैं, जब उसको सेल करेंगे, उसको सेल करने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो, या उसका कॉस्ट, दोनों में से जो कम होगा उसको हम शो करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, आप नाइकी के कोई शू जब ट्रेंड में आता है तो लेट से 15,000 का आता है, या लेट से 16,000 का आता है, ठीक है। एक साल बाद या 5-6 महीने बाद ट्रेंड खत्म, या लेट से उसको लोग अब नहीं खरीद रहे, तो सीधे उसका इसको आप बेच रहे थे 15,999 में, लेकिन आपको पड़ा था लेट से आपने 12,000 पर पीस आपने नाइकी से लिया था, और इस पे आपको मुनाफा हो रहा था इसके ऊपर, जो भी आप जितने बेच रहे थे, जो गैप था, डिफरेंस था, जो भी डिफरेंस बिटवीन योर सेलिंग प्राइस एंड योर कॉस्ट, कॉस्ट ऑन टू। अब आपने, अब देखो, अब क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो अब लोग 15,000 में भी नहीं पूछ रहे। आपको ना, लेट से आप 13,000 में बिक रहा है, या लेट से अब लोग 10,000 में खरीद रहे हैं, यानी आपने 12,000 की चीज खरीदी थी नाइकी से, 16,000 में बेच रहे थे, पर अब जो डिमांड है ना वो कम हो गया है, अब 10,000 में बेचना पड़ रहा है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस है, जो कि आप शुरू में मिल रहा था। अब ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है ना, बट इसकी सेलिंग प्राइस अब कम है। तो अब जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ये है, 10,000 है। कॉस्ट नहीं दिखाओगे आप, अब इन्वेंट्री में क्या वैल्यू होगी आपकी, 10,000, जो उसकी अब इसको बेच के जितना पैसा मिल सकता है वही आप दिखाओगे। अगर, अब यहाँ पे समझो, अगर ये यहाँ पे 13,000 का बिक रहा होता तो आप यहाँ पे 13,000 दिखाओगे, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट, और मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, और यही मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये तो 13,000 जो आएगा, बेचूंगा मैं 13,000 का, लेट से 13,000 का बेचूंगा, पर अब मैं अपने बुक्स में ना 13,000 नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है, या जो रियलाइजेबल वैल्यू है, उस उसमें से जो कम है उसको दिखाना है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर 10,000 आ जाता है, तो भाई कॉस्ट प्राइस से तो कम होगी, तो हम उसको 10,000 दिखाएंगे। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस को दिखाएंगे, जो भी कम होगा उसको। आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया हो इस वीडियो से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है, एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड सी यू इन अनदर वीडियो।